गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट नंबर 2 जो कि मॉड्यूल टू का ही पार्ट है, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12। फर्स्ट यूनिट में अपन ने यूनिट लेक्चर नंबर 11 तक पढ़ लिया था, तो आज अपन लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बिज़नेस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों फैक्टर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जो आपका ये जो हमारा टॉपिक है आज का की लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसका ये टोटली क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और हमने ये भी देखा था कि एक्सटर्नल में जो भी फैक्टर्स आते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसमें कंट्री के रिगार्डिंग जो मौद्रिक नीति है, यानी कि हम जिसे कहते हैं मुद्रा, मॉनेटरी, पैसा, ये सब जो है इन्वॉल्व होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मॉनेटरी का जो मतलब है यहाँ पे वो कंट्री की जो पैसा है उससे रिलेट कर रही है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट करती है आपके देश का सेंट्रल बैंक। और हमारे जो भारत मुल्क का जो है सेंट्रल बैंक वो है आपका आरबीआई, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश में मनी की सप्लाई को देखता है और कोशिश करता है कि प्राइस की स्टेबिलिटी रहे और देश की जो ग्रोथ है, आर्थिक जो विकास है वो भी होता रहे। तो बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू, और वहाँ पे कोशिश करता है कि आपके देश में प्राइस स्टेबिलिटी रहे, चीज़ें महंगी ना हो पाए और आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला आता है आरबीआई के ऑब्जेक्टिव में कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कई बार एक्सिलरेट हो जाती है। किसकी वजह से? प्राइसेस की वजह से। कुछ चीज़ महंगी मिलने लगती है तो लोग वहाँ पे कई बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि और ज़्यादा कमाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो आपका जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये आपके देश में इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपकी जो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी हर आदमी का जो जीवन यापन करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है ना। एक्सपोर्ट कॉस्टलियर होना शुरू हो जाता है और इन्वेस्टमेंट करना कम हो जाता है। तो ये आपको कंट्रोल करता है आपका आरबीआई। दूसरा आता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या कहती है? जब देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है प्राइस की स्टेबिलिटी रहना, क्योंकि विकास कब होगा? जब एक तरीके से हमारी प्राइस जो है एक तरह कॉमन रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। तो ये जो आरबीआई है वो फोकस करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरीके से सेटअप किए जाते हैं ताकि प्राइस जो है वो चीज़ों की ना बढ़े। तो इसमें भी आरबीआई रोल प्ले करता है। दूसरा फिर हमने देखा कि जो कंट्रोल एक्सपेंशन है, यानी बैंक जो अपने आप को क्रेडिट देता है आरबीआई को, तो वो भी कंट्रोल करना है। कैसे? कि आरबीआई जो है बैंक की क्रेडिट करने की जो लिमिट है, दूसरे लोगों को उधार देना जो है, उसकी सप्लाई को भी क्या है आरबीआई कंट्रोल करता है। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो लोगों को इतना लोन दे दें कि उसके पास ही पैसा ना हो चीज़ और फर्दर डेवलपमेंट को कहीं और प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, तो ये भी वो कंट्रोल करता है। फिर आता है प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो एम है आरबीआई का वो ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे एरियाज़ में होना चाहिए जहाँ पे नॉन एसेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको जो है थोड़ा सा रोका जा सके, यानी जहाँ से हमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है वहाँ पे ही वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करें, और जो एरिया जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होकर आउटपुट या रिटर्न नहीं आएगा उनको रोका जा सके। एफिशिएंसी प्रमोट करना। अनादर ये जो सेंट्रल बैंक हम देख रहे हैं वो क्या है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन स्मूथ हो सके, फंक्शन आराम से हो सके, उसके लिए मनी की सप्लाई करना, और मार्केट में न्यू मनी इंस्ट्रूमेंट्स उनको भी लाते रहना ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट भी होती रहे, सेविंग भी होती रहे। फिर आता है आपका मेजर ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस जो है आपकी वो करते हैं? तो पहला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसके अंदर हम जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं।
तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंक से और पब्लिक दोनों से ली जाती हैं और उनको सेल आउट की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करता है और फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो पैसे का लेन देन है, वो मार्केट में बढ़ाता है ताकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो आना शुरू हो जाए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो बैंक मेक्स बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव, और जिसकी वजह से जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मार्केट क्या है, एक थोड़ा सा स्टेबल आता है, सेफ साइड दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कई बार मार्केट में कुछ र्यूमर्स उठते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने का डर रहता है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये मार्केट में एक स्टेबिलिटी, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये अपन बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए भारत में क्या आता है कि जो जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। ये जो जितने भी डायरेक्शंस होते हैं ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। और अगर हम बैंकिंग के रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित पोर्शन यानी एक परसेंटेज जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये जो आरबीआई ने एक्टिविटी है इसलिए बनाई है जिससे किसी भी बड़े बैंक में, किसी भी बैंक में अगर ग्राहक जो आपके जितने भी कस्टमर्स या पब्लिक हैं उनकी संख्या को मान लो अगर पैसे निकालने पड़ रहे हैं, उनको विड्रॉ की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक उनको पैसा देने से मना ना कर सकता है। वो आरबीआई से जो उसने रिजर्व कोटा रखा है परसेंटेज, उसमें से वो कस्टमर्स और लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है। फिर आता है आपका एसएलआर। अब हम बात करेंगे एसएलआर की, एसएलआर होता क्या है। तो एसएलआर का मतलब क्या है कि जो रिजर्व बैंक ने है, जो इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए एसएलआर की मदद ली जाती है। एसएलआर को हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, और हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहा जाता है। ये क्या है कि बैंकों के पास उपलब्ध जितना भी डिपॉजिट का ये वो पोर्शन होता है जिसमें बैंक अपनी जो भी उसके पास डिपॉजिट है उस पर लोन देती है, और लोन देने से पहले वो क्या करती है, उसको कुछ पोर्शन अपने पास रख रहा होता है। ये जो फॉर्म होती है ये होती है आपकी किसमें, ये होती है आपकी नॉर्मली नॉन कैश रिक्वायरमेंट में, यानी जो भी आपके पास डिपॉजिट का पैसा है बैंक के पास, तो वो उसको बैंक जो है कुछ नॉन कैश के तौर पे अपने पास रखता है। जैसे आपका प्रीशियस मेटल, अप्रूव सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, इसके तौर पे कुछ पोर्शन को रखता है ताकि जब भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो वो उसमें उनको दे सके। अब हम बात करते हैं बैंक रेट पॉलिसी की। तो बैंक रेट को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ये वो रेट होती है जिसमें आरबीआई जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है फॉर प्रोवाइडिंग फंड और लोन्स। जैसे हम बैंक से पास गए, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें लोन देती है, और उस लोन के बदले में वो क्या करती है, हमसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है ना। तो इस चीज़ को वो कहते हैं बैंक रेट पॉलिसी। अब आता है क्रेडिट अपर लिमिट। आरबीआई ने क्या कर रखा है कि जब भी कोई बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ने एक लिमिट तय कर रखी है आरबीआई ने कि आप इस लिमिट से ऊपर का जो है लोन्स नहीं अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपकी लिमिट तय है, जहाँ पे आपको लोन देना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है और उनकी रिक्वायरमेंट से कम भी नहीं देना है। जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ एडवांसमेंट, तो यदि कोई पर्सन अपने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग या उसको एडवांसमेंट के लिए लोन मांग रहा है तो बैंक उनको वो लोन प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है आपका क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। ये जो स्कीम है ये आपकी नवंबर 1965 में पीसी भट्टाचार्य के थ्रू, जो कि उस वक्त के चेयरमैन थे आरबीआई के, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। इसके अंदर क्या है कि एक आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई थी कि बैंक जो है जिस भी डिज़ायर सेक्टर है उसको एडवांस लोन दे सकता है ना, तो वो उस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करवाएंगे। देन आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है, ये आरबीआई के थ्रू एक कमर्शियल बैंक के एक रिक्वेस्ट के तौर पे कही जा रही है कि इन
ट्रेंड्स को या इन सेक्टर्स को या इन सेक्टर्स को की रिगार्डिंग क्या है कि बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड दे एज ए रिक्वेस्ट, ताकि वो सेक्टर जो है डेवलप हो सके। कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स का डेवलप होना। तो कई बार तो आरबीआई ने बैंक से कहा है कि इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए भी आप जो है लोन प्रोवाइड कराया करें। फिर हम पढ़ते हैं बहुत ज़रूरी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये आपने बहुत बार सुना होगा, अखबारों में भी आता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेपो रेट क्या होती है। देखिए, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम अपना बैंक अकाउंट और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो, मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने देखा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेने की बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको एक इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करेंगे, लोन चुका देंगे। यही नहीं कि हम ये समझ लें कि मान लीजिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम बैंक में गए, हमने बैंक वालों से बात करी, प्रोसेस फॉलो किया, हमने लोन लिया अमाउंट का और उनसे कहा कि हम जो भी इसमें इंटरेस्ट लगता है वो हम चुका देंगे। तो जब भी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाता है, वो आरबीआई के पास जाता है, क्योंकि उसको डेली रूटीन के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो आरबीआई बैंक से क्या करता है, जो ये जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ये आरबीआई से पैसा लोन लेते हैं। तो इसी लोन लिए अमाउंट पे जब बैंक पैसा चुकाता है, इंटरेस्ट रेट, उसको कहा जाता है रेपो रेट। अब इससे आप पे क्या असर पड़ता है, जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पे लोन मिलता है तो उन्हें फंड जुटाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, उनकी कॉस्टिंग कम आती है। तो वो अपने ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, इजी यानी कि आसान किस्तों पर लोन देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेपो रेट जब भी कम होती है, आप देखते हैं कि जब भी रेपो रेट कम होती है, होम लोन और पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाती है। ठीक, और यदि मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक जो है आपकी रेपो रेट बढ़ाते तो क्या होता है, बैंकों को पैसा जुटाने की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ानी पड़ती है, तो आपके जो इंटरेस्ट रेट की होती है वो महंगे हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो आपके अपने इंडिया में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनको दिन भर काम करने के बीच में जो भी अमाउंट उनका बच जाता है, उस रकम को वो आरबीआई को डिपॉजिट कर देता है। जैसे मान लीजिए हमने डे बाय डे ऑपरेशन किया, फुल डे में, फुल डे के बाद आपके पास एक निश्चित अमाउंट जो है बच गया, तो बैंक क्या करते हैं, वो अमाउंट आरबीआई को दे देते हैं। इस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है, यानी आप ये मान लीजिए आरबीआई ने पैसा लिया उनसे और उसके बदले में वो उनको ब्याज देता है, इंटरेस्ट रेट देता है। तो इस रकम, इस जो ये इंटरेस्ट रेट हो रही है उसको हम कह रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।